हेलो गाइस, आई एम गुरजीत फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो बच्चों, आज हरियाणा जीके की मैराथन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हरियाणा जीके जिसकी इंपॉर्टेंस आप सभी जानते हो, क्योंकि एचएससी के अंडर जितने भी एग्जाम आते हैं उसमें हरियाणा जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्लास है इसमें आपको 200 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। और आई एम श्योर कि आपके अपकमिंग एग्जाम जितने भी होंगे उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत बेनिफिशियल होगी। और हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हरियाणा की जो पहली यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 11 जनवरी 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, जैसे अगर हम नेशनल जीके की बात करते हैं तो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, भारत में सबसे लंबा टाइम पीरियड एज ए प्रेसिडेंट के रूप में किसका रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट है बच्चों, ये तो हुई यूनिवर्सिटी की बात। यहीं से अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, जैसे हरियाणा का पहला कॉलेज, हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ पर बना था? तो हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ पर बना था? रोहतक में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में पहले कॉलेज की स्थापना हुई। कहाँ पर बना था? रोहतक में बना था। ये तो हुई बच्चों कॉलेज की बात। नेक्स्ट है, हरियाणा में हिंदी मीडियम की पहली पाठशाला कब बनी थी? तो हरियाणा में हिंदी मीडियम की पहली पाठशाला कब बनी थी? 1914 में बनी थी। और ये कहाँ पर बनी थी? झज्जर में बनी थी। यहाँ पर बच्चों 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा का साहित्य किस भाषा में समृद्ध नहीं है? आपके पास ऑप्शन जो आते हैं, 4 ऑप्शन हैं जैसे आपके पास। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि हरियाणा का जो साहित्य लिखा गया है वो किस भाषा में नहीं है। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन है, हिंदी, पाली, ब्रज और उर्दू। देखो यहाँ से देखने से ही पता चलता है कि हरियाणवी जो साहित्य, देखो हिंदी में भी लिखा जा चुका है, काफ़ी बुक्स हिंदी में लिखी हुई हैं, ब्रज भाषा में भी लिखा हुआ है, उर्दू भाषा में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा पाली। पाली भाषा में जो है हरियाणा का साहित्य समृद्ध नहीं है, क्योंकि जो पाली भाषा में लिखा गया वो कौन सा साहित्य लिखा गया? वो बौद्ध साहित्य लिखा गया है। और अगर आपके पास नेशनल जीके की बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य फिर किस लैंग्वेज में लिखा गया है? पाली लैंग्वेज में लिखा है। नेक्स्ट है बच्चों 9 मई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 मई 2015 को हरियाणा ने अपनी खेल नीति में कौन सा खेल शामिल किया है? अपनी खेल नीति में कौन सा खेल शामिल किया है? सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की नई खेल नीति कब बनी थी? तो कब बनी थी? 2015 में बनी थी। नेक्स्ट है बच्चों कि कौन सा खेल शामिल किया है हरियाणा ने? तो इसे बोलते हैं डिफलाम्पिक्स। डिफलाम्पिक्स हरियाणा ने अपनी खेल नीति में कब शामिल किया था? 9 मई 2015 को। और ये कौन सा गेम होता है बच्चों? कौन सा खेल होता है? ये खेल उनके लिए होता है जो सुन नहीं सकते, यानी कि जो सुन नहीं सकते उन खिलाड़ियों के लिए होता है। और ये हरियाणा सरकार ने कब शामिल किया था? 2015 में। नेक्स्ट है बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनता है, जैसे डिफलाम्पिक्स का जो फर्स्ट इवेंट हुआ था, कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? पहली बार यानी कि डिफलाम्पिक्स जो है वो कब शामिल किया गया था और इसका पहला इवेंट कब हुआ था? तो 1924 में पेरिस में इसको शामिल किया गया था। इसका पहला इवेंट हुआ था कब? 1924 में। कहाँ पर? पेरिस में। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका लास्ट इवेंट को कब हुआ था, यानी कि अभी जो इससे पहले, जैसे आज 2020 है, 2020 से पहले कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो 2017 में इसका लास्ट इवेंट हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तुर्की में हुआ था। इम्पोर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट था, अभी ये जो था ये लास्ट था, और नेक्स्ट कब होगा इसका, यानी कि आने वाला अपकमिंग जो इवेंट है वो कब होगा? तो 2021 में अपकमिंग होगा। और ये कहाँ पर होगा? ये ब्राज़ील में होगा। इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा
बालिका शिशु वर्ष कब घोषित किया, या फिर शिशु बालिका वर्ष कब घोषित किया। कई बार बच्चों एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। हरियाणा सरकार द्वारा शिशु बालिका वर्ष कब घोषित किया, कब घोषित किया था, 2006 को, 2006 को घोषित किया था शिशु बालिका वर्ष के रूप में। ये तो था बच्चों हरियाणा का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय बालिका वर्ष कब घोषित किया गया, या फिर किस डेट को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका वर्ष किस डेट को मनाया जाता है, तो आपने याद रखा है 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका वर्ष मनाया जाता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय बालिका वर्ष क्यों मनाया जाता है, क्योंकि बच्चों 24 जनवरी 1966 को 24 जनवरी 1966 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, सब जानते हैं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली क्या अब तक की जो महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी कब बनी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, 24 जनवरी 1966 को। इसलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है वो नारी शक्ति के रूप में जानी जाती है, भारतीय नारी शक्ति के रूप में उन्हें जाना जाता है। इसलिए 24 जनवरी 1966 को जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहली बार पीएम बनी थी, तो इसे 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी, ये की थी खुदा बख्श अहमद ने। खुदा बख्श अहमद, इन्होंने हरियाणवी रामायण की रचना की थी, यानी कि हरियाणवी भाषा में रामायण को लिखा था किसने, खुदा बख्श अहमद ने। फिर यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन और आ जाता है कि इनका संबंध कहाँ से है। इन्हें खुदा बख्श अहमद जो है इनका संबंध कहाँ से है, थानेश्वर थे, थानेश्वर या फिर थानेसर से इनका संबंध है। उसके बाद है जैसे खुदा बख्श अहमद जो है इन्होंने और रचनाएं भी लिखी हैं, कई बार इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि जैमल फत्ता, जैमल फत्ता किनके द्वारा रचित है, तो खुदा बख्श अहमद द्वारा ही रचित है। कौन सी, जैमल फत्ता। उसके बाद है नेक्स्ट है गूगा चौहान, गूगा चौहान भी इन्हीं की रचना है, किनकी, खुदा बख्श अहमद की। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के शहीदों के सम्मान में हरियाणा में समारंभ कहाँ पर बनने जा रहा है। 1857 जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या फिर स्वतंत्रता आंदोलन बोला जाता है, तो उसका समारंभ कहाँ पर बनाया जा रहा है, अम्बाला में। अम्बाला में बनाया जा रहा है 22 एकड़ में, 22 एकड़ में बनाया जा रहा है अम्बाला में पहला 1857 के शहीदों को सम्मान देने के लिए समारंभ। उसके बाद बच्चों अगर हम 1857 की बात करते हैं, नेशनल जीके की अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा में नेशनल जीके भी आती है, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, 10 मई 1857 को। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में ये कब स्टार्ट हुआ था और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 10 मई को ही स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, मेरठ से। ठीक है, ये तो हुई कब, किसकी बात, अगर क्वेश्चन आता है भारत में कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मेरठ से। और अगर डेट पूछते हैं तो 10 मई को ही। और अगर हरियाणा में पूछा जाए कि हरियाणा में कब स्टार्ट हुआ था, तो 10 मई को ही स्टार्ट हुआ था। और कहाँ से हुआ था, अम्बाला से। हरियाणा में अम्बाला से स्टार्ट हुआ था और भारत में कहाँ से हुआ था, मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे अगर हम अम्बाला की बात करते हैं, अम्बाला में जो है इस आंदोलन के नेता कौन थे, तो इस आंदोलन के नेता कौन थे, मोहन सिंह और माधो सिंह। माधो सिंह, ये दो नेता थे, किससे, कहाँ से, अम्बाला से, 1857 की क्रांति के। फिर यहाँ से बच्चों ये क्वेश्चन और भी आता है कि जैसे 1857 की क्रांति थी, तो अंग्रेजों को इसकी इन्फॉर्मेशन किसने दी थी, अंग्रेजों को इसकी इन्फॉर्मेशन किसने दी थी, श्याम सिंह। श्याम सिंह नामक सिपाही ने अंग्रेजों को इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, किसके, 1857 के विद्रोह की। इसलिए जो है काफ़ी कारण थे, विद्रोह असफल रहा था। नेक्स्ट है बच्चों काबुली बाग मस्जिद। 7वां क्वेश्चन आता है हमारे पास, काबुली बाग मस्जिद कहाँ है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, काबुली बाग मस्जिद। तो ये कहाँ पर पड़ती है, पानीपत में है, पानीपत में पड़ती है। और यहाँ से और 2-3 जो क्वेश्चन बनते हैं कि हरियाणा जो काबुली बाग मस्जिद है वो किसने बनवाई थी, बाबर ने। बाबर ने किसके लिए बनवाई थी, अपनी पत्नी मुसम्मत काबुली के लिए।
मुसम्मत काबुली के लिए मस्जिद बनवाई थी। कौन सी? काबुली बाग मस्जिद। जो काबुली बाग मस्जिद है बच्चों, इसकी क्या क्या खासियत है जो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। इस मस्जिद की क्या क्या खासियत है? सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं, ये मुगलों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद है। मुगलों द्वारा हरियाणा में बनवाई गई पहली मस्जिद कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद। और इसमें जो लगा हुआ है काला पत्थर, काला पत्थर लगा है, यानी कि काले पत्थर से बनी हुई ये पहली मस्जिद है। किनके द्वारा बनाई हुई? मुगलों के द्वारा बनाई गई। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हरियाणा में कौन सी मस्जिद है जिसकी दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हैं? तो काबुली बाग मस्जिद की दीवारों पर ही क्या लिखी हैं? कुरान की आयतें लिखी हैं। कुरान की आयतें किस मस्जिद पर लिखी गई हैं? काबुली बाग मस्जिद पर। और काबुली बाग मस्जिद का मुख है वो किसकी तरफ है? मक्का की तरफ। मक्का जो मुस्लिमों का धार्मिक स्थान है, तो मक्का की तरफ काबुली बाग मस्जिद का मुख है। तो ये 3-4 पॉइंट आपने अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैनी हाली का जन्म कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ था? 1837 में हुआ था इनका जन्म। और अगर क्वेश्चन आता है कि इनका संबंध हरियाणा में कहाँ से है, तो इनका संबंध भी कहाँ से है? पानीपत से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम से हरियाणा सरकार ने कौन से प्राइज़ स्टार्ट किए हैं? हाली प्राइज़, यानी कि हाली पुरस्कार। हाली पुरस्कार जो है वो किन के नाम से स्टार्ट किए हैं, किन के नाम से शुरू किए हैं? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के। क्योंकि जो उर्दू साहित्य के क्षेत्र में हरियाणा में पुरस्कार दिए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? हाली पुरस्कार। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे अगर हम उर्दू एकेडमी की बात करते हैं, उर्दू एकेडमी हरियाणा में कहाँ पर है? ये पंचकुला में है। और अगर इसकी स्थापना की बात पूछते हैं कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। कहाँ पर? पंचकुला में। नेक्स्ट है बच्चों, माता शीतला देवी मंदिर कहाँ पर है? माता शीतला देवी मंदिर कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में। गुरुग्राम में यह मंदिर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 1650 में भरतपुर यानी कि राजस्थान के राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। किसका? शीतला देवी मंदिर का। इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि हरियाणा में जो शीतला देवी मंदिर है इसका संबंध किस काल से है, तो महाभारत काल से है। क्योंकि शीतला देवी मंदिर क्यों बनवाया गया है? जैसे अगर मैं कौरवों और पांडवों के गुरु की बात करूँ, कौन थे? द्रोणाचार्य जी। जो द्रोणाचार्य जी थी उनकी वाइफ का नाम क्या था? माता कृपी। माता कृपी उनका नाम था, क्योंकि जब गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया था तो माता कृपी उनके साथ सती हो गई थी। और उस स्थान पर जहाँ पर माता जो कृपी है वो सती हुई थी, वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया जिसे बोलते हैं शीतला माता मंदिर। इसलिए इस मंदिर का संबंध किस काल से है? महाभारत काल से। माता कृपी को क्या वरदान था कि जो छोटे बच्चे उनके आसपास रहते हैं उन्हें कभी चेचक नहीं होता, इसलिए इस मंदिर पर दूर दूर से लोग आते हैं, अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर मुंडन भी कराया जाता है। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा विधानसभा में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधानसभा ने कब पारित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जैसे अगर हम बात करते हैं 2021 में जो पंचायत है उनके इलेक्शन होने वाले हैं, तो न्यूनतम शैक्षणिक अगर योग्यता की बात करें हरियाणा विधानसभा ने इसे कब पास किया था? 7 सितंबर 2015 को। 7 सितंबर 2015 को हरियाणा सरकार ने हरियाणा में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के विधेयक को पारित किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चों, जैसे अगर हम भारत की बात करें, भारत में अगर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? तो राजस्थान है। भारत का पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान है, जिसने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है उसको लागू किया। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हरियाणा किस नंबर पे आता है? तो सेकंड जो राज्य है वो कौन सा है? हरियाणा। फर्स्ट राजस्थान है, सेकंड हरियाणा है, ये आपने याद रखना है। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? आगरा कॉलेज से प्राप्त की थी। सर छोटू राम के बारे में बच्चों जितना बताया जाए उतना कम है। तो सर छोटू राम की अगर हम बात करें, इन्हें क्या कुछ कहा गया है? इन्हें रहबरे आजम बोला गया है।
अगर क्वेश्चन आता है रहबरे आजम किन्हें बोलते हैं, सर छोटू राम को। उसके बाद है किसानों के मसीहा, किसानों के मसीहा। किसानों के मसीहा क्यों बोला है, क्योंकि सर छोटू राम ने ही सबसे पहले किसानों की जो समस्याएं हैं उनको उठाया था, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, किसानों के मसीहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जाट गजट। जाट गजट जो समाचार पत्र है वो किसने निकाला था, जाट गजट समाचार पत्र के संपादक कौन, सर छोटू राम। और ये कब निकाला था, 1916 में। और कहाँ से, रोहतक से। रोहतक से 1916 में सर छोटू राम ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था, जाट गजट। उसके बाद है सर छोटू राम को क्या बोला जाता है, भाखड़ा बांध के निर्माता। भाखड़ा बांध के निर्माता भी कौन, सर छोटू राम। नेक्स्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोहिनूर पत्तर के संपादक कौन थे, कोहिनूर पत्तर के संपादक कौन थे, या फिर कोहिनूर पत्तर कहाँ से निकाला गया था। तो कोहिनूर पत्तर के संपादक कौन थे, बाल मुकुंद गुप्त। उसके बाद है ये निकाला कहाँ से गया था, लाहौर से। लाहौर से इसको निकाला था, किसे, कोहिनूर समाचार पत्र को। नेक्स्ट हमारे पास बाल मुकुंद जी के बारे में क्या क्वेश्चन आता है, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था। तो बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा में 1888 और 89 कहाँ पे, गुड़ियानी। गुड़ियानी बच्चों यहाँ पे कई बुक्स में गुड़ियानी को कहाँ पे दिया है, झज्जर में दिया गया है। आपने याद रखना, पहले तो ये झज्जर में पढ़ता था, लेकिन अब कहाँ पर पढ़ता है, ये रेवाड़ी में। तो आपने एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, गुड़ियानी, रेवाड़ी में पढ़ता है। उसके बाद है बाल मुकुंद गुप्त जी ने और कई पत्र निकाले हैं, जैसे भारत मित्र। भारत मित्र भी किन का पत्र था, ये भी बाल मुकुंद गुप्त का पत्र था। एंड नेक्स्ट है चुनारे अखबार। चुनारे अखबार ये भी किन का पत्र, बाल मुकुंद गुप्त जी का पत्र। उसके बाद है नेक्स्ट है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे ये भी किन्होंने लिखे, ये भी बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखे। क्यों। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ये तो सभी को पता है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, अगर हरियाणा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि हरियाणा में पहली रेलगाड़ी कहाँ चली और कब चली थी। तो हरियाणा में पहली रेलगाड़ी 14 फरवरी 1873 में चली थी। कहाँ से कहाँ, दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी। तो ये डेट आपने अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम भारत की बात करते हैं तो 16 अप्रैल 1853 में पहली रेलगाड़ी चली। भारत में 16 अप्रैल 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी। कहाँ से कहाँ, ये चली थी मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच, और कितनी किलोमीटर लंबी थी ये, 34 किलोमीटर लंबी थी जो पहली रेलगाड़ी चली थी भारत में 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि किसके टाइम में पहली रेलगाड़ी भारत में चली थी, तो भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चली थी। लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कब खुला था, तो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल 3 जुलाई 1961 को। कहाँ पर, कुंजपुरा। और कुंजपुरा कहाँ पर पड़ता है, करनाल में पड़ता है। बच्चों जो कुंजपुरा का स्कूल है ये हरियाणा का तो पहला सैनिक स्कूल है, लेकिन भारत का दूसरा सैनिक स्कूल है। अगर भारत की बात पूछी जाए कि भारत में पहला सैनिक स्कूल कब खुला था, तो भारत में 23 जून 1961 को पहला सैनिक स्कूल खुला था। कहाँ पर, सतारा। सतारा महाराष्ट्र में ये भारत का पहला सैनिक स्कूल था। कौन सा, सतारा, महाराष्ट्र में पड़ता है। और अगर सैनिक स्कूल कुंजपुरा की बात करें तो ये हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर है, तो दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर है, रेवाड़ी में। और ये कब खुला था, 2008 में ये ओपन हुआ था। कौन सा सैनिक स्कूल, जो रेवाड़ी में पड़ता है। उसके बाद अगर थर्ड की बात पूछते हैं कि थर्ड सैनिक स्कूल हरियाणा का, तो ये कहाँ पर, मातन हेल, जो कहाँ पर पड़ता है,
झज्जर में। ये अभी प्रस्तावित है, जो तीसरा सैनिक स्कूल है हरियाणा का, ये अभी प्रस्तावित है। कहाँ पर? मातनहेल, जो झज्जर में पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों, कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? बाबू मुरलीधर। बाबू मुरलीधर के बारे में अगर पूछा जाए कि इनका जन्म स्थान या फिर ये कहाँ से संबंधित है, हरियाणा में किस जिले से इनका संबंध है, तो अंबाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा के किंग मेकर किसे बोला जाता है? तो हरियाणा के किंग मेकर किसे बोलते हैं? चौधरी देवीलाल को। चौधरी देवीलाल की अगर हम बात करें, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? ताऊ के नाम से जाना जाता है। किन्हें? चौधरी देवीलाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौधरी देवीलाल के जन्म के बारे में पूछ लेते हैं कि इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो इनका जन्म स्थान है सिरसा का चौटाला गांव। सिरसा का चौटाला गांव इनका जन्म स्थान है। और ये भारत में, अगर हम भारत सरकार की बात करें तो ये हमारे क्या रह चुके हैं? ये हमारे उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ने हरियाणा का कौन सा शहर बसाया? तो इसका आंसर होगा नारनौल। हरियाणा में जो है अनंगपाल तोमर ने कौन सा शहर बसाया था? नारनौल। अगर हम नारनौल की बात करें बच्चों, नारनौल में जो है महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, एक क्वेश्चन आता है हरियाणा का कौन सा हेड ऑफिस अपने डिस्ट्रिक्ट में ना होकर कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है नारनौल में। महेंद्रगढ़ जो है उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? नारनौल में है। उसके बाद महेंद्रगढ़ का अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है? इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी का मकबरा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। और अगर हम इब्राहिम सूरी की बात करें, इब्राहिम सूरी कौन थे? तो जो शेरशाह सूरी थे उनके दादा का नाम इब्राहिम सूरी, इनका मकबरा कहाँ पर है? नारनौल में। और फिर क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि शेरशाह सूरी का जो बचपन है हरियाणा के किस जिले में बीता था? तो शेरशाह सूरी का बचपन भी हरियाणा के कहाँ पर? नारनौल में। और नारनौल को क्या बोला जाता है? नारनौल को बावड़ियों का शहर बोला जाता है। बावड़ियों का शहर किसे बोलते हैं? नारनौल को बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था किसकी देन है? अगर हम भारत की बात करते हैं, प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किसकी देन है? सबसे पहले अगर हम बात करें चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य की देन है। कौन सी व्यवस्था? पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में एक क्वेश्चन और आता है। अगर हम ब्रिटिश की बात करते हैं, किस ब्रिटिश ने भारत में पंचायती राज का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। कब? 1882 में। और 1882 की एक और खासियत है, 1882 को ही भारत की नियमित जनगणना शुरू हुई थी। किसके टाइम में? लॉर्ड रिपन के टाइम में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बच्चों, इसको आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा केसरी तथा कुमार का खिताब। हमारे पास ये दो प्राइज हैं, जैसे हरियाणा केसरी या फिर कुमार का खिताब हरियाणा में किस खेल के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कुश्ती या फिर रेसलिंग। कुश्ती के लिए हरियाणा में कौन से प्राइज दिए जाते हैं? हरियाणा केसरी और कुमार का। फिर यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन आता है, हरियाणा केसरी का खिताब सबसे पहले किसे मिला था? तो किसे मिला था? मास्टर चंदगी राम। मास्टर चंदगी राम को पहली बार हरियाणा केसरी का खिताब मिला था। और उसके बाद अगर मास्टर चंदगी राम की बात करें तो इनका संबंध हरियाणा में कहाँ से है? ससई गांव। ससई जो गांव पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है? हिसार में पड़ता है। मास्टर चंदगी राम ने एशियन गेम जो 1970 में हुए थे, एशियन गेम, उसमें गोल्ड मेडल इनको मिला था, इसलिए इन्हें कौन सी उपाधि मिली थी? हरियाणा केसरी की उपाधि इन्हें मिली थी। नेक्स्ट है बच्चों, अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को हरियाणा के किस नगर के चारों ओर 4 चौकियां स्थापित कर उसे कंट्रोल किया था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये किससे रिलेटेड है? ये कैथल के विद्रोह से रिलेटेड है। तो अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को हरियाणा के कैथल के चारों तरफ कितनी चौकियां बनाई थी? 7 चौकियां बनाई थी। और अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कैथल के अंतिम राजा कौन थे? कैथल के अंतिम राजा कौन थे? कैथल के अंतिम राजा भाई उदय सिंह
इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु के बाद जो कैथल की बागडोर है वो किसने संभाली थी? वो इनकी पत्नी ने संभाली थी, जिसका नाम है सूरज कौर। सूरज कौर ने भाई उदय सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों का बहुत वीरता से सामना किया, लेकिन इनकी हार हुई थी। और जो कैथल है उसके ऊपर किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। हरियाणा में हड़प्पा स्थलों में सबसे प्राचीनतम स्थल कौन सा मिला है? देखो अब तक तो पढ़ते आ रहे थे हमारे पास जो हड़प्पा सभ्यता है वो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, लेकिन हरियाणा में एक स्थान ऐसा भी है जो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीनतम माना गया है, और वो कौन सा है? भिरडाना विलेज पड़ता है। और ये कहाँ पर पड़ता है? फतेहाबाद में पड़ता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता से जो प्राचीनतम स्थल मिला है उससे भी पुराना जो स्थान मिला है वो कितने साल पुराना माना गया है? तो 9000 वर्ष पुराना माना गया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो भिरडाना प्लेस है यहाँ से हमारे पास क्या क्या मिले हैं, मतलब कि खुदाई के समय हमें यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? हमारे पास यहाँ से जो आए हैं सिक्के और कुल्हाड़ी मिली है। और कुल्हाड़ी किसकी मिली है? कॉपर की मिली है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि भिरडाना से हमें जो वस्तुएं मिली हैं वो कौन सी मिली है? सिक्के मिले हैं। और कुल्हाड़ी किसकी मिली है? कॉपर की मिली है। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा के राज्यपाल कहाँ बैठते हैं? देखो हरियाणा के राज्यपाल जो बैठते हैं वो कहाँ पर बैठते हैं? हरियाणा राजभवन में बैठते हैं। और अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा राजभवन कहाँ पर है, तो चंडीगढ़ में है। हरियाणा राजभवन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। बच्चों यहाँ पे जो है राज्यपाल से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, तो हरियाणा के राज्यपाल जो पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर, ये पहले राज्यपाल थे। उसके बाद क्वेश्चन आता है हरियाणा में जो है राज्यपाल में सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका रहा है? तो सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा है BN चक्रवर्ती का जो टाइम पीरियड रहा है वो लगभग 9 साल रहा है। वैसे जो राज्यपाल होता है वो कितने समय के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए। लेकिन जो यहाँ पर हरियाणा में सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा है वो किसका रहा है? BN चक्रवर्ती का। उसके सबसे छोटे टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, ये किन का रहा है? ओम प्रकाश वर्मा का सबसे छोटा टाइम पीरियड रहा है। और कितने समय के लिए रहे हैं? ये 2 जुलाई 2004 में राज्यपाल बने थे और कब तक रहे हैं? 7 जुलाई 2004 तक। देखो 2 जुलाई से कब तक रहे? 7 जुलाई 2004 तक। तो सबसे जो छोटा टाइम पीरियड माना जाता है वो किनका है? ओम प्रकाश वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट प्रेजेंट जो है हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो एट प्रेजेंट कौन है हरियाणा के राज्यपाल? सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के एट प्रेजेंट राज्यपाल है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि एट प्रेजेंट जो हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 17th यानी कि 17वें नंबर के हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सत्यदेव नारायण आर्य का संबंध कहाँ से है? तो ये कहाँ से है? बिहार से। इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो पहले कहाँ पर था? लाहौर में था। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो पहले कहाँ पर था? लाहौर में था। उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जैसे 1919 में स्थापना के बाद इसे कहाँ ट्रांसफ़र किया था? तो इसे 15 अगस्त 1947 को कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था? शिमला में ट्रांसफ़र किया सेकेंड टाइम में। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि इसको चंडीगढ़ में कब ट्रांसफ़र किया था? तो चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र किया था 1955 में, चंडीगढ़ में से ट्रांसफ़र किया था। ये तो था हरियाणा हाई कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में जो टोटल हाई कोर्ट है वो कितने हैं? 25 हैं। 25 टोटल हाई कोर्ट है भारत में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो सबसे नया हाई कोर्ट बना है वो कौन सा बना है?
तेलंगाना हाई कोर्ट बना है, जो 25वां हाई कोर्ट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता। कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना है। वैसे जो कलकत्ता है, मद्रास है और मुंबई हाई कोर्ट, ये तीनों जो बने थे एक ही साल में बने थे। और कब बने थे? 1862 में बने थे। लेकिन जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो सबसे पहले बनाया गया था, इसलिए सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट। उसके बाद क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा हाई कोर्ट भारत में कौन सा है? तो इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जो हरियाणा हाई कोर्ट है, क्या उसके किसी चीफ जस्टिस पर महाभियोग चला है? हरियाणा हाई कोर्ट के किसी जस्टिस पर महाभियोग चला है? तो हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे हैं, जिनका नाम है वी रामास्वामी, इनके ऊपर महाभियोग चला था, लेकिन वो क्या रहा? विफल रहा। ये आपने याद रखना है, किसके ऊपर चला था महाभियोग? वी रामास्वामी पर चला था, लेकिन वो विफल रहा था। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कोई महिला भी रही है? तो अब तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी, किसमें? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। नेक्स्ट है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? दयाचंद माइना को बोलते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि इनका संबंध कहाँ है? हरियाणा के रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मुगल पेंटिंग्स हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? तो यहाँ पर ये आपने याद रखना है, हरियाणा के रोहतक में सबसे ज़्यादा मुगल पेंटिंग्स पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 18 नवंबर 1993 को, 93 को इसका गठन हुआ था। और अगर आपके पास क्वेश्चन आए किस आर्टिकल के तहत इसका गठन हुआ था, तो आर्टिकल 243ZA के तहत इसका गठन हुआ था। किसका? हरियाणा राज्य चुनाव आयोग। ये तो हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की बात हुई। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, 25 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वोटर्स डे? 25 जनवरी को, यानी कि मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। उसके बाद अगर इलेक्शन की बात हुई तो यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1951 और 52 में पहले आम चुनाव भारत में हुए थे। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा का पहला गांव जहां सुबह की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगान से। हमारे राष्ट्रगान से कहां पर शुरुआत होती है? सबसे पहले अगर हम बात करें हरियाणा के भनकपुर गांव, हरियाणा का एक गांव ऐसा है जिसका नाम है भनकपुर गांव, और ये कहाँ पर पड़ता है? कैथल में पड़ता है। यहाँ पर सुबह की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगान से होती है, यानी कि पूरा गांव यहाँ पर सुबह 8 बजे क्या सुनता है? राष्ट्रगान सुनता है। तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा की पहली महिला सांसद, हरियाणा की पहली महिला सांसद जो कब बनी थी? 1954 में बनी थी। उनका नाम क्या है? तो हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन? चंद्रावती शौरान। चंद्रावती शौरान हरियाणा की पहली महिला सांसद थी। अब इनका देहांत हो चुका है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है इनके बारे में, ये कहाँ से थी? हरियाणा के चरखी दादरी से। पहले ये जो गांव पड़ता था इनका डालावास गांव, ये कहाँ पर पड़ता था? भिवानी में पड़ता था। लेकिन चरखी दादरी के अलग होने के बाद ये कहाँ पर आ गया? अब ये चरखी दादरी में पड़ गया। कौन सा गांव? डालावास गांव। उसके बाद क्वेश्चन आता है बच्चों, जो चंद्रावती शौरान है ये पुदुचेरी, जिसे पहले पोंडिचेरी बोला जाता था, अब इसका बदला हुआ नाम क्या है? पुदुचेरी। इसकी उपराज्यपाल भी रही है। उपराज्यपाल कौन रही है? चंद्रावती देवी। उसके बाद बच्चों 1977 में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1977 में बंसीलाल को चंद्रावती देवी ने किसमें? लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड वोटों से हराया था। रिकॉर्ड वोट से हराया था। किसे? बंसीलाल, जो हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं। किसने हराया था? चंद्रावती शौरान ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, भूदान आंदोलन में हरियाणा के किस व्यक्ति का योगदान था? भूदान आंदोलन, भूदान यानी कि जो भूमि दान करने का आंदोलन चला था।
तो किसका हरियाणा में योगदान था? भाई परमान का हरियाणा में योगदान था। किसमें? भूदान आंदोलन में। तो भूदान आंदोलन के बारे अगर मैं बच्चों आपको बताऊं, भूदान आंदोलन क्या था और किसने चलाया था? अगर हम भारत की बात करते हैं, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? तो विनोबा भावे ने चलाया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, जैसे विनोबा भावे ने भारत में चलाया था भूदान आंदोलन। इस आंदोलन में क्या था? विनोबा भावे ने जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास जितनी ज़मीन है उसका छठा हिस्सा आप किसे दें? जो लैंडलेस किसान है, यानी कि जो भूमिहीन मजदूर है या किसान है, उसको अपनी भूमि का छठा हिस्सा दें, यानी कि दान में दें। तो ये आंदोलन चलाया था। कहाँ से चलाया था? ये तेलंगाना से चलाया था। और कब चलाया था? 1951 में चलाया था। 1951 में विनोबा भावे को भूमि का एक टुकड़ा दान में मिला था। कब मिला था? 1951 में। और ये कहाँ पर? तेलंगाना से चलाया था। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में, पोचमपल्ली गांव में पहला जमीन का टुकड़ा मिला था दान में, तो वहीं से इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि विनोबा भावे किसके शिष्य थे? विनोबा भावे किसके शिष्य थे? महात्मा गांधी के शिष्य थे। उसके बाद क्वेश्चन आता है बच्चों, हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? चांदराम थे। और ये किस विधानसभा क्षेत्र से थे? ये झज्जर से थे। नेक्स्ट है बच्चों, अगर आपके पास क्वेश्चन आए अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अब तक जो है 6 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले तो कौन थे? चांदराम। कहाँ से? झज्जर से। टोटल कितने रहे? 6 रहे। जो एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो कौन है? दुष्यंत चौटाला है। इनका जो विधानसभा क्षेत्र क्या है? उचाना। और अगर क्वेश्चन आता है सबसे कम एज के उप मुख्यमंत्री कौन है, तो दुष्यंत चौटाला है। यहाँ पे एक बात और आपने याद रखनी है, जैसे टोटल 6 हुए उप मुख्यमंत्री, अब जो छठे हैं वो तो दुष्यंत चौटाला है, इससे जो पहले 5 हुए, अब जो उप मुख्यमंत्री होते हैं उनका भी क्या होता है? टाइम पीरियड 5 साल का होता है। लेकिन अब तक किसी भी उप मुख्यमंत्री ने अपना टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं किया, यानी कि 5 साल पूरे नहीं किए। तो एट प्रेजेंट जो है दुष्यंत चौटाला है। कहाँ से है? उचाना सीट से ये बने हैं। ढूंढवा तीर्थ कहाँ पर है? सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाए तो कहाँ पर है? जींद में है। उसके बाद एक एग्जैक्ट प्लेस की अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर पड़ता है? ये 21 ग्राम में पड़ता है। उसके बाद है इस तीर्थ की इम्पोर्टेंस क्या है? जब महाभारत का युद्ध हुआ था और दुर्योधन युद्ध को हार चुका था, तो वो कहाँ पर जाकर छुपा था? तो वो ढूंढवा तीर्थ पर जाकर छुपा था और भीम ने इसको यहीं पर मारा था। अगर क्वेश्चन आता है भीम ने दुर्योधन को कहाँ पर मारा था, तो ढूंढवा तीर्थ पर मारा था। नेक्स्ट है बच्चों, महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा किस कुएं का निर्माण किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो किस कुएं का निर्माण कराया था? चंद्रकूप। चंद्रकूप कुआं जो है वो कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, श्री काजला धाम मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए कि काजला धाम मंदिर कहाँ पर पड़ता है, तो हिसार में पड़ता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि काजला धाम मंदिर किस देवी या देवता का है, तो ये किसका है? ये हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कैथल से कुछ दूरी पर किस महापुरुष की समाधि है और जिस पर प्रत्येक वर्ष दशहरे से अगले दिन मेला लगता है? या तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा? बाबा लदाना। या तो आपसे इस तरह से पूछेंगे कि किसकी समाधि पर अगले दिन मेला लगता है, तो बाबा लदाना की समाधि पर। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबा लदाना की समाधि हरियाणा में कहाँ पर पड़ती है, तो कहाँ पर पड़ती है? कैथल में पड़ती है। या फिर पूछा जाएगा आपसे कि बाबा लदाना की समाधि पे अगले दिन दशहरे से अगले दिन मेला लगता है, तो किसकी समाधि पर लगता है? बाबा लदाना की समाधि पर दशहरे से अगले दिन मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का गुणगान किया? कालिदास ने बुक लिखी है उसका क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें किस तीर्थ की महिमा का गुणगान किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? सोम तीर्थ। और अगर आपसे पूछा जाए सोम तीर्थ कहाँ पर पड़ता है, तो ये जींद में पड़ता है। और अगर गांव पूछा जाए किस गांव में पड़ता है, तो ये पांडु पिंडारा गांव में पड़ता है। कौन सा तीर्थ? सोम तीर्थ। इस तीर्थ की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों? क्योंकि पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद जब अपने पितरों का वो तर्पण कर रहे थे,
मतलब कि उनको अपने पितरों का तर्पण करना था, तो उन्होंने 12 वर्ष तक किसका इंतजार किया? सोमवती अमावस का। सोमवती अमावस का इंतजार किया। कितने समय तक? 12 साल तक। लेकिन जब 12 साल बाद भी सोमवती अमावस नहीं आई तो पांडवों ने श्राप दिया था कि कलयुग में सोमवती अमावस बार बार आती है, यानी कि जो सोमवार को अमावस होती है उसे क्या बोला जाता है? सोमवती अमावस। तो ये सोम तीर्थ की इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पुष्कर तीर्थ कहाँ पर है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि पुष्कर तीर्थ कहाँ पर पड़ता है, तो ये कहाँ पर पड़ता है? जींद में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट जींद है। और अगर गांव का नाम पूछा जाए तो कौन सा गांव है? पाकरखेड़ी। पाकरखेड़ी गांव में कौन सा तीर्थ पड़ता है? पुष्कर तीर्थ पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर तीर्थ किसने बनाया था? तो पुष्कर तीर्थ किसने बनवाया था? परशुराम जी ने। और परशुराम जी के पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि परशुराम की माता का नाम क्या था या फिर पिता का नाम क्या था, और जो पुष्कर तीर्थ है वो किसने बनवाया था? परशुराम ने। या फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि परशुराम किसके अवतार माने गए? तो परशुराम विष्णु के अवतार माने गए। और जो परशुराम है वो किसके उपासक थे? वो शिव के उपासक थे। ये 3-4 बातें आपने अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है, कुबेर तीर्थ कहाँ है? कुबेर तीर्थ बच्चों ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुबेर तीर्थ कहाँ पर पड़ता है? तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अगर इसकी इम्पोर्टेंस की हम बात करें, कुबेर तीर्थ जो जहाँ पर है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की समाधि भी कहाँ पर है? कुबेर तीर्थ जहाँ पर है। और उसके बाद जो है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु की समाधि या फिर कुटिया कहाँ पर है? तो जहाँ पर कुबेर तीर्थ, और ये कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। अगर कुबेर तीर्थ की इम्पोर्टेंस की बात बताऊँ बच्चों, क्योंकि कुबेर जो है वो किसके देवता माने जाते हैं? धन के देवता माने जाते हैं। एक जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि जो भगवान कुबेर है या फिर कुबेर देवता है, उन्होंने पार्वती माता की तरफ देखा और उनकी तरफ देखने के कारण जो कुबेर है इनका शरीर पीला पड़ गया था, जिसके कारण इन्हें पश्चाताप हुआ। किसे? भगवान कुबेर को जो है वो पश्चाताप हुआ। और पश्चाताप करने के लिए इन्होंने 3 जगह पर यज्ञ किए। कहाँ कहाँ पर इन्होंने यज्ञ किए? नर्मदा नदी के किनारे, कावेरी नदी, और जो तीसरी नदी है वो सरस्वती नदी के किनारे 3 जगह इन्होंने यज्ञ किए, नर्मदा, कावेरी और सरस्वती। और सरस्वती नदी कहाँ पर पड़ती है? कुरुक्षेत्र में पड़ती है। तो कुबेर तीर्थ भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार HSC इसको पूछ चुकी है, फल्गु तीर्थ कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए फल्गु तीर्थ कहाँ पर है, तो आपने याद रखना है फरल गाँव, जो कहाँ पर पड़ता है? कैथल में पड़ता है। एक बार क्या क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा में देहाती मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ पर लगता है? फरल गाँव, जो कैथल में पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, वायु पुराण में किस तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया है? तो वायु पुराण में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? फल्गु तीर्थ। उसके बाद क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसे फल्गु जो तीर्थ है वहाँ पर कौन सा वन था? तो वहाँ पर जो वन था उसे क्या बोला जाता था? फल्की वन बोला जाता था। और जो फल्गु तीर्थ है इसका एक नाम और भी है, इसका दूसरा नाम क्या है? मिश्रक तीर्थ भी इसे बोला जाता है। किसे बोला जाता है? फल्गु तीर्थ को। उसके बाद है, अगर क्वेश्चन आए कि मिश्रक तीर्थ इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो महर्षि वेदव्यास थे उसने क्या देवताओं के लिए यहाँ पर सभी तीर्थों को इकट्ठा किया था। सभी तीर्थों को इकट्ठा किया था कहाँ पर? जहाँ पर फल्गु तीर्थ है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? मिश्रक तीर्थ भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए फल्गु तीर्थ का दूसरा नाम क्या है, तो मिश्रक तीर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नरकातारी तीर्थ या फिर बाणगंगा या फिर अनरक तीर्थ, ये सभी जो है वो एक ही जगह है, एक ही स्थान है। अगर पूछा जाए आपसे नरकातारी तीर्थ कहाँ पर पड़ता है, तो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पर बाणगंगा भी यही है। बाणगंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब महाभारत का युद्ध था और जो भीष्म पितामह थे वो सरसैया पर लेटे थे, और जब उन्हें प्यास लगी तो अर्जुन ने यहाँ पर बाण मारकर क्या निकाली थी? गंगा निकाली थी। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? बाण गंगा, बाण मारकर गंगा निकाली थी। और अनरक तीर्थ भी इसी को बोलते हैं, और यहीं पर जो है वो
भीष्म कुंड है, ये भी पूछा है एचएससी ने। भीष्म कुंड कहाँ पर है? जहाँ पर नरकातारी तीर्थ, और कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सतकुंभा तीर्थ, सतकुंभा तीर्थ कहाँ पर पड़ता है? अगर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि सतकुंभा तीर्थ जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो कहाँ पर पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। और अगर गांव का नाम पूछा जाए तो कहाँ पर पड़ता है? मियाना खेड़ी गुज्जर में पड़ता है। उसके बाद बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि यहाँ से गुर्जर प्रतिहार वंश के कितने स्तंभ मिले हैं? 16 स्तंभ मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सतकुंभा तीर्थ। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाए तो कहाँ से मिले हैं? सोनीपत से मिले हैं। और अगर आपसे जगह का नाम पूछा जाए तो कहाँ से मिले हैं? मियाना खेड़ी से मिले हैं। तो बच्चों ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारे ही क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? हरियाणा के तीर्थ से रिलेटेड है। हरियाणा के भामाशाह, दानवीर या फिर जूट किंग कौन है? ये बात बच्चों आपने अच्छे से याद रखनी है। जैसे अगर हम भामाशाह की बात करें, कहाँ से थे? राजस्थान से। भामाशाह ने किसको आर्थिक सहायता की थी? महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता की थी। उसके बाद दानवीर कर्ण को आप जानते ही हैं, दानवीर कर्ण जिन्होंने अपने कवच और कुंडल किसे दे दिए थे? इंद्र को दे दिए थे। उसके बाद है इस यहाँ पे किसकी बात आती है? हरियाणा के भामाशाह, दानवीर या फिर जूट किंग के नाम से कौन फेमस है? तो हरियाणा में जो है जूट किंग के नाम से कौन फेमस है? सेठ छज्जूराम। सेठ छज्जूराम की अगर हम बात करें, इनका जो संबंध है कहाँ से? भवानीखेड़ा तहसील पड़ती है। कहाँ पर? अलकपुरा गांव, और जो पड़ता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म स्थान है। और अगर हम बात करते हैं इन्हें भामाशाह क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे, जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था तो उनको आर्थिक सहायता किसने की थी? सेठ छज्जूराम ने उनको आर्थिक सहायता की थी। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? हरियाणा के भामाशाह बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म स्थान। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म स्थान कौन सा है? तो इनका जन्म स्थान अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? महेंद्रगढ़। और अगर हम गांव की बात करते हैं, कौन सा गांव? सैद अलीपुर गांव, जो पड़ता है महेंद्रगढ़ में। और अगर डेट ऑफ बर्थ पूछा जाए तो 25 जनवरी 1965 को इनका जन्म हुआ था। ये तो थे इनके जन्म के बारे में, लेकिन इनसे रिलेटेड और कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बचपन का नाम, इनका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम इनका रामकिशन यादव, रामकिशन यादव इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट है इनके पिता का नाम। कई बार इनके पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है कि बाबा रामदेव के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम रामनिवास यादव। और माता का नाम अगर पूछा जाए तो गुलाब देवी इनकी माता का नाम। और जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इनके गुरु का नाम, बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या था? आचार्य बलदेव इनके गुरु का नाम। नेक्स्ट है बच्चों, एक क्वेश्चन आता है बाबा रामदेव का मेला कहाँ पर लगता है? देखो इनका जो जन्म है वो तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अगर हम मेले की बात करें, मेला लगता है इनका सिरसा में, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कागदाना नामक स्थान पर मेला लगता है। किसका? रामदेव का मेला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को सजा देने वाले जज कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपने क्या याद रखना है कि जिसने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख जो गुरमीत राम रहीम, उनको सजा किसने सुनाई थी? किस जज ने उनको सजा सुनाई थी? तो जगदीप सिंह जज ने इनको सजा सुनाई थी। और अगर क्वेश्चन आता है ये कहाँ से है, हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है? तो जींद से इनका संबंध है। और आप इसको यहाँ से भी याद रख सकते हो कि ज से जींद और ज से जगदीप सिंह। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि डेरा सच्चा सौदा की जो स्थापना कब हुई थी? 1948 में स्थापना हुई थी। और किसने की थी? शाह मस्तान ने इसकी स्थापना की थी। और अगर क्वेश्चन आता है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को जो सज़ा सुनाई गई थी वो कब सुनाई गई थी? 2017 में इसको सज़ा सुनाई गई थी। और कहाँ पर है इस टाइम में? सुनारिया जेल, जो कहाँ पर पड़ती है? रोहतक में पड़ती है। नेक्स्ट है बच्चों, आला गीतों की खोज किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है।
आला गीतों की खोज किसने की थी? तो आला गीतों की खोज की किसने थी? चार्ल्स इलियट ने की थी। और चार्ल्स इलियट कौन थे? यूपी के कलेक्टर। ये आपने याद रखना है अच्छे से, किसने की थी? चार्ल्स इलियट ने की थी। और कहाँ से कलेक्टर थे ये? यूपी के कलेक्टर थे। उसके बाद क्वेश्चन आता है जो आला गीतों से, जो आला गीत होते हैं वो किस रस से प्रधान होते हैं? तो किस रस के प्रधान होते हैं? वीर रस प्रधान होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फिर क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो आला गीत है वो कैसे स्वर में गाए जाते हैं? तो ये ऊंचे स्वर में गाए जाते हैं क्योंकि वीर रस प्रधान है। अगर मैं बात करती हूँ बच्चों आला गीतों की, आला गीतों की जो है वो कैसे शुरुआत हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी? जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान कौन? पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे, उन्होंने कहाँ पर अटैक किया था? महोबा पर आक्रमण किया था। कब? 1182 ईस्वी में कहाँ पर अटैक किया था पृथ्वीराज चौहान ने? महोबा पर अटैक किया था। और वहाँ के राजा कौन थे? परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल जो थे वो महोबा के राजा थे। और इन्होंने जो है अपने 2 सेनापति नियुक्त किए थे पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। एक तो थे आला और दूसरे थे उदल। आला और उदल 2 सेनापति थे किसके? परमर्दी देव चंदेल के। ठीक है, और जो आला और उदल ये जो है इस युद्ध में इनकी हार हुई थी किसकी? परमर्दी देव चंदेल जो राजा थे, हार हुई थी किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। और जो आला और उदल थे ये दोनों वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसलिए जो है इनकी कथाएं जो सुनाई जाती हैं उन गीतों को क्या बोला जाता है? आला गीत कहा जाता है। और इसलिए ये जो गीत है वो कैसे रस से प्रधान है? वो वीर रस से प्रधान है। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा में विधुर पेंशन योजना कब शुरू की गई? देखो विधुर पेंशन योजना यानी कि जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं। तो हरियाणा में विधुर पेंशन योजना कब स्टार्ट की गई थी? 7 मार्च 2018 को विधुर पेंशन योजना स्टार्ट की थी। और इसमें जो है वो मिनिमम एज अगर पूछते हैं, मिनिमम एज की अगर हम बात करें तो कितनी होनी चाहिए? 45 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए पर्सन की, और उसने दूसरी मैरिज ना की हो तो उसकी जो है वो पेंशन लग जाती है किस योजना के तहत? जो है विधुर पेंशन योजना के तहत। कब स्टार्ट हुई थी? 7 मार्च 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हरियाणा में जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था वो कौन थे? पहले सूबेदार रिचपाल। सूबेदार रिचपाल के अगर हम पूछा जाए कि इनका संबंध कहाँ से था, तो इनका संबंध कहाँ से था? सतनाली गांव जो कहाँ पर पड़ता है? महेंद्रगढ़ में पड़ता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 20 अगस्त 1899 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों धमाल नृत्य, जो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। किसके बारे में? धमाल नृत्य के बारे में। धमाल नृत्य की अगर हम बात करें सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि किस महीने में किया जाता है धमाल नृत्य? तो किस में किया जाता है? फाल्गुन मास में किया जाता है। कौन सा नृत्य? धमाल नृत्य। या फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा हरियाणा का सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है? तो धमाल नृत्य है। और प्राचीनतम यानी कि कितना पुराना है? जो धमाल नृत्य है ये महाभारत काल से किया जाता है। महाभारत काल से कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल नृत्य। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का कौन सा नृत्य केवल पुरुष प्रधान है? तो हरियाणा का धमाल नृत्य पुरुष प्रधान है। और कहाँ पर किया जाता है? ज़्यादातर ये महेंद्रगढ़ और झज्जर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा का जो धमाल नृत्य है वो किस विधा को दर्शाता है? तो ये वीरता को दर्शाता है, यानी कि वीरता से प्रधान कौन सा नृत्य है? हरियाणा का धमाल नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों ब्रिटिश पीरियड में हरियाणा के जेलदार कौन थे? ब्रिटिश पीरियड में यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था तो हरियाणा के जेलदार कौन थे? हरियाणा के जेलदार थे चौधरी नंदराम सैनी। ये जो नाम है आपने अच्छे से याद रखना है ब्रिटिश पीरियड में। नेक्स्ट है उसके बाद आता है बच्चों हरियाणा का गंधर्व कवि, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हरियाणा का गंधर्व कवि कौन है? या फिर हरियाणा का तानसेन कौन है? या फिर हरियाणा का सूर्य कवि किसे बोला जाता है? तो किसे बोला जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद जो है उनका नाम किस क्षेत्र में फेमस है?
सांग के क्षेत्र में। सांग को जो एक नई पहचान दिलाई, किसने दिलाई थी हरियाणा में? पंडित लक्ष्मीचंद ने। उसके बाद अगर इनकी जन्म की बात पूछी जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, 1903 में। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो सोनीपत, और अगर गांव का नाम पूछा जाए तो जाटी कला गांव, जो कहाँ पर पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। बहुत ही जल्दी पंडित लक्ष्मीचंद की मृत्यु हो गई थी। कब? 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है बच्चों, उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है किससे रिलेटेड? पंडित लक्ष्मीचंद से। इनके गुरु का नाम क्या था? मान सिंह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंडित लक्ष्मीचंद के जो फेमस सांग हैं उनके नाम कौन कौन से? वैसे तो बहुत सांग जो है पंडित लक्ष्मीचंद के हैं, लेकिन इनमें से जो द्रौपदी चीरहरण है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। द्रौपदी चीरहरण किसका सांग? तो पंडित लक्ष्मीचंद का। नेक्स्ट है नल दमयंती सत्यवान सावित्री, ये सांग जो है वो किसके हैं? पंडित लक्ष्मीचंद के, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? गंधर्व कवि की संज्ञा दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज कौन सी है? पंजाबी। पहली कौन सी है? हिंदी है, और अगर सेकंड के बारे में पूछा जाए तो कौन सी है? पंजाबी है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि हरियाणा की जो सेकंड लैंग्वेज है पंजाबी, वो किसके प्रयासों से बनी थी? तो किसके प्रयासों से बनी थी? 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयासों से बनी थी हरियाणा में सेकंड लैंग्वेज पंजाबी। या फिर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पंजाबी से पहले हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज कौन सी थी? तो तमिल। सेकंड लैंग्वेज कौन सी थी? तमिल। अब देखो यहाँ से ये बात जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा जो हिंदी क्षेत्र है या फिर हरियाणवी क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो है साउथ की लैंग्वेज यानी कि तमिल लैंग्वेज जो है वो सेकंड लैंग्वेज क्यों बनाई गई थी? क्योंकि जब बंसीलाल का टाइम था, जब चौधरी बंसीलाल हरियाणा के सीएम बने थे, जो उनका पहला पीरियड था, 3 बार बने हैं चौधरी बंसीलाल हरियाणा के सीएम। जब वो पहली बार बने थे तो हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज उन्होंने कौन सी बनाई थी? तमिल बनाई थी। और इसके पीछे भी कारण था, क्यों बनाई थी? क्योंकि जो हरियाणा है वो पंजाब से अलग हुआ था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, और वो नहीं चाहते थे कि जो हरियाणा है वो पंजाब से अलग हो। उसके बाद है कुछ मतभेद चले हुए थे किसके बीच में? हरियाणा और पंजाब के बीच में, इसलिए जो चौधरी बंसीलाल है उन्होंने हरियाणा की जो सेकंड लैंग्वेज है वो कौन सी बनाई थी? तमिल बनाई थी। ठीक, क्वेश्चन किससे रहेंगे? हमारे महाभारत से रहेंगे, क्योंकि एचएससी का कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे आप तो उसमें महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आज की क्लास में हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, यक्ष और युधिष्ठिर संवाद किस स्थान पे हुआ? सबसे पहले तो आपने याद रखना है किस स्थान पर हुआ था? सिंह पाथरी स्थान पर हुआ था, और ये कहाँ पर पड़ता है? पानीपत में पड़ता है। सिंह पाथरी गांव है और पड़ता कहाँ पर है? पानीपत में है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे यक्ष और युधिष्ठिर संवाद हुआ था उसमें क्योंकि चारों पांडवों की मृत्यु हो चुकी थी, और जब यक्ष के प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर ने दे दिए थे तो युधिष्ठिर ने यक्ष को अपने किस भाई को जीवित करने के लिए कहा था? तो इसमें किसे जीवित करने के लिए कहा था? सहदेव को, क्योंकि सहदेव और नकुल ये दोनों पांडव की दूसरी पत्नी जिसका नाम था माद्री, और माद्री के पुत्र कौन थे? सहदेव और नकुल थे। तो सहदेव के जीवन दान के लिए कहा था किसने? युधिष्ठिर ने। किसे कहा था? यक्ष को कहा था। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है जो नकुल से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन आता है कि नकुल किसका विशेषज्ञ था, यानी कि किसके बारे में नकुल को ज्यादा जानकारी थी, तो घोड़ों का विशेषज्ञ था। कौन सा पांडव? नकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र कौरव। अब देखो बच्चों, वैसे तो जो कौरव है वो कौरवों की तरफ से लड़े हैं और जो पांडव है वो पांडवों की तरफ से लड़े हैं, लेकिन इनमें जो युयुत्सु था, युयुत्सु किसका भाई था? दुर्योधन का भाई था। क्योंकि युयुत्सु को कौरवों में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये किन की तरफ से लड़ा था? ये पांडवों की तरफ से लड़ा था। क्योंकि महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ था, मतलब स्टार्ट होने वाला था, दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब भीष्म पितामह ने सभी महारथियों को बोला था कि कोई भी महारथी जो अगर पांडवों की तरफ से लड़ना चाहता है वो पांडवों की तरफ जा सकता है, और अगर कौरवों की तरफ से लड़ना चाहता है तो वो कौरवों के खेमे में आ सकता है। तो जो कौरवों का भाई था युयुत्सु, वो किन की तरफ से लड़ा था? वो पांडवों की तरफ से लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधारी ने कितनी बार अपनी आंखों से पट्टी खोली? क्योंकि गांधारी को जब पता चला था कि धृतराष्ट्र जन्म आन है,
तो उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, क्योंकि गांधारी किसकी उपासक थी? शिव की उपासक थी। और शिव जी ने गांधारी को वरदान दिया था कि जब भी वो अपनी आंखों की पट्टी खोलेगी और सामने वाला जो पर्सन है, सामने वाले व्यक्ति वो निर्वस्त्र होगा, तो उसका पूरा शरीर किसका हो जाएगा? वज्र का हो जाएगा। और गांधारी ने 2 बार पूरी महाभारत में अपनी आंखों से पट्टी खोली। कब कब खोली थी? एक बार तो जब दुर्योधन और भीम का युद्ध होने वाला था, उससे पहले खोली थी, ताकि जो दुर्योधन है उसका पूरा शरीर किसका हो जाए? वज्र का हो जाए। दूसरी बार कब खोली थी? जब गांधारी को दुर्योधन के घायल होने का समाचार मिला था और पुत्र मोह में जो गांधारी है उसने अपनी आंखों से पट्टी खोली थी। तो कितनी बार खोली थी ये आपने याद रखना है, 2 बार अपनी आंखों से पट्टी खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, दानवीर कर्ण। सभी को पता है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो दानवीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? कर्ण को जाना जाता है। तो दानवीर कर्ण का अंतिम दान, वैसे तो जो है कर्ण की पूरी जो उम्र निकली वो किसमें? दान करने में निकली, लेकिन कर्ण का जो अंतिम समय था उस टाइम में भी कर्ण ने दान किया था, और उसका जो अंतिम दान था वो क्या था? सोने का दान। और आगे क्वेश्चन आता है कि अंतिम दान किसने मांगा था? तो श्री कृष्ण ने मांगा था। श्री कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे अंतिम दान मांगा था, और कर्ण के पास उस टाइम में कुछ भी नहीं बचा था, और क्या था? सिर्फ अपने सोने के दांत थे, और अपने सोने के दांत किसे दे दिए थे? कर्ण ने श्री कृष्ण को दे दिए थे। लेकिन इसके बदले में कर्ण ने श्री कृष्ण से क्या वरदान मांगा था कि अगर मेरा अंतिम संस्कार करेगा, कौन पर्सन करेगा, कौन व्यक्ति करेगा? जो पाप मुक्त हो। पाप मुक्त यानी कि जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, वो ही व्यक्ति कर्ण का अंतिम संस्कार करेगा। और इस तरह से कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाभारत के युद्ध के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने महारथी जीवित बचे थे? जैसे देखो, महाभारत के युद्ध की अगर हम बात करें, एक तरह से जैसे विश्व युद्ध था उस तरह से ये युद्ध था। और महाभारत के युद्ध में पूरे विश्व में सभी ने, मतलब पूरे भारत में सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इसमें कुछ कौरवों की तरफ से लड़े थे और कुछ पांडवों की तरफ से लड़े थे। तो महाभारत के पूरे युद्ध में कितने महारथी जीवित बचे थे? तो कितने बचे थे? 18 बचे थे। और 18 में जो 3 थे वो किन की तरफ से बचे थे? वो कौरवों की तरफ से बचे थे। और इनमें कौन है? एक कृपाचार्य है, कृतवर्मा है, और जो तीसरे हैं वो कौन थे? अश्वत्थामा थे। और उसके बाद जो 15 बचे थे वो पांडवों की तरफ से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जैसे 18 की अगर मैं बात करूं, 18 जो नंबर है महाभारत में उसका बहुत, महाभारत से उसका एक तरह से एक संबंध माना जाता है, एक रिलेशन माना जाता है। कैसे? जैसे अगर जीवित बचे थे महारथी कितने? 18। उसके बाद क्वेश्चन आता है, जैसे महाभारत का युद्ध चला था, कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। गीता के अध्याय कितने हैं? तो अध्याय भी कितने हैं? 18 अध्याय हैं। उसके बाद है, महाभारत के युद्ध में कुल कितनी सेना लड़ी थी? तो 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी महाभारत के युद्ध में। यहाँ पे भी नंबर कौन सा आता है? 18 आता है। जैसे 18 अक्षौहिणी की मैं बात करूं, 18 में जो है 11 तो कौरवों की तरफ से लड़ी थी, 11 अक्षौहिणी कौरवों की तरफ से, और उसके बाद है जो 7 अक्षौहिणी लड़ी थी वो पांडवों की तरफ से लड़ी थी। तो टोटल कितनी? 18 अक्षौहिणी सेना। उसके बाद है, महाभारत में अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि पर्व कितने हैं, महाभारत में पर्व कितने हैं? 18 है। जैसे आदि पर्व है, स्टार्टिंग होती है यहाँ से, भीष्म पर्व है, तो ये सारे पर्व बोला जाता है। और कितने हैं? टोटल 18 है। नेक्स्ट है, युद्ध के सूत्रधार कितने हैं? सूत्रधार की अगर मैं बात करूं, जैसे मेन कैरेक्टर या फिर महाभारत का जो युद्ध है वो किन के ऊपर डिपेंड करता था? तो टोटल कितने? वो भी 18। इनमें जैसे मेन की अगर मैं बात करूं, जैसे भीष्म पितामह है, धृतराष्ट्र है, पांडव हो गए, और इसमें दुर्योधन है, दुशासन है। तो ये टोटल सूत्रधार कितने थे? 18 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्योधन की बहन का क्या नाम था? अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो दुर्योधन है 100 भाई थे और एक इनकी बहन थी। 100 भाई और एक इनकी बहन थी, जिसका नाम क्या था? दुशाला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो दुशाला थी दुर्योधन की बहन, उसके पति का क्या नाम था? इसके पति का नाम सिंधु नरेश, जो राजा कहाँ का था? सिंधु का, और इसका क्या नाम था? जयद्रथ था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, महाभारत के युद्ध में जयद्रथ को किसने मारा था?
तो जयद्रथ को जो मारा था वो अर्जुन ने मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम द्वारा मारा गया हाथी, भीम द्वारा मारा गया हाथी किस राजा का था? तो भीम ने जिस हाथी को मारा था नाम क्या था उसका? अश्वत्थामा था। वो किसका था? ये मालवा नरेश इंद्रवर्मा, मालवा नरेश इंद्रवर्मा का जो हाथी था उसका क्या नाम था? अश्वत्थामा था। क्योंकि इसके पीछे की स्टोरी जो है, अश्वत्थामा जो हाथी था, और अश्वत्थामा किसका पुत्र था? अश्वत्थामा था द्रोणाचार्य का पुत्र। क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि जो महाभारत का युद्ध में, महाभारत के युद्ध में अगर पांडवों की हार होती है तो उसमें द्रोणाचार्य का मेन रोल होता है, द्रोणाचार्य की जो भूमिका रहेगी वो मेन रहेगी। इसलिए द्रोणाचार्य को मारने के लिए तो श्री कृष्ण ने भीम के हाथों किसका वध कराया था? हाथी का वध कराया था। और उसके बाद जब द्रोणाचार्य को पता चला कि अश्वत्थामा मारा गया लेकिन उसका पुत्र नहीं, हाथी मारा गया, लेकिन जो द्रोणाचार्य जी थे उनको नहीं पता था कि हाथी मारा गया, और द्रोणाचार्य ने युद्ध में अपने शस्त्र त्याग दिए थे। और उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि द्रोणाचार्य को किसने मारा था? द्रोणाचार्य को किसने मारा था? धृष्टद्युम्न ने मारा था। किसे? द्रोणाचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कर्ण को पालने वाली माता का नाम। देखो जो कर्ण है वो किसके पुत्र थे? वो कुंती और सूर्य पुत्र। लेकिन जो कर्ण का पालन पोषण किया था वो किसने किया था? राधा ने किया था। तो इनकी जो पालने वाली माता है उसका नाम क्या? राधा। और अगर पिता की बात पूछे, पिता कौन थे पालने वाले? अधिरथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्ण के जो गुरु थे, कर्ण के गुरु का क्या नाम था? तो कर्ण के गुरु का नाम परशुराम। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, परशुराम ने कर्ण को कौन सा धनुष दिया था? तो परशुराम ने कर्ण को विजय नामक धनुष दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने किस दिन शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा था? क्योंकि महाभारत के युद्ध में जब कृष्ण जी सम्मिलित हुए थे तो उसने दुर्योधन को अपनी सेना दी थी, और जो अर्जुन है उसे क्या कहा था? अर्जुन को कहा था कि मैं जिसकी तरफ से रहूंगा उसकी तरफ से मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अपनी इस प्रतिज्ञा को तोड़ा था, और किस दिन तोड़ा था? 9वें दिन तोड़ा था। अब इसके पीछे क्या कारण है बच्चों? क्योंकि महाभारत के युद्ध में 9वां दिन था, और जो भीष्म पितामह वो सेनापति थे, और भीष्म पितामह ने अर्जुन और भीम को बुरी तरह घायल कर दिया था। लेकिन जो अर्जुन है वो भीष्म पितामह के खिलाफ शस्त्र नहीं उठा रहे थे। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर खुद जो है वो शस्त्र उठाने की अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा था, और उस टाइम में अर्जुन ने श्री कृष्ण को रोक लिया था और खुद शस्त्र उठाए थे। ठीक है, तो ये बात याद रखना है आपने, किस दिन शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़ा था? 9वें दिन तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण का वध करने के पश्चात किसने दुर्योधन को पांडवों से संधि का विचार दिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे महाभारत का युद्ध चल रहा था और कर्ण की मृत्यु हो चुकी थी, तो किसने कहा था पांडवों से संधि करने के लिए? कृपाचार्य ने कहा था। कृपाचार्य कौन थे? कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे। कौन? कृपाचार्य। जैसे कृपाचार्य के बारे में आपको थोड़ा और बता दो, कृपाचार्य की जो बहन थी, इनकी बहन का नाम क्या था? कृपी। और माता कृपी की अगर बात करूं तो शीतला माता जो मेला लगता है गुरुग्राम में, वो किन के नाम पे लगता है? माता कृपी के नाम से। और कृपी के जो पति थे वो कौन थे? गुरुद्रोण। गुरुद्रोण जो है वो किसके पति थे? माता कृपी के पति थे। बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे सांग के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सांग जिसे हरियाणा का राजकीय नृत्य बोला जाता है या फिर हरियाणा का लोक नाट्य बोला जाता है, वो कौन सा है? सांग। सांग की अगर हम बात करें बच्चों, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सांग में अधिक से अधिक कितने कलाकार होते हैं या फिर कम से कम कितने कलाकार होते हैं, तो आपने याद रखना है कि अगर सांग में अधिक से अधिक की बात करें तो 10 कलाकार होते हैं, और अगर कम से कम की बात करें तो 5 कलाकार होते हैं। यानी कि 10 ज्यादा से ज्यादा, और अगर कम से कम की बात करें तो 5 कलाकार होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हरियाणा में सांग की शुरुआत कब और किसने की थी? हरियाणा में सांग की शुरुआत कब हुई थी? 1730 में हुई थी। और अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सांग की शुरुआत किसने की थी, तो जो मेरठ निवासी कृष्ण लाल भट्ट है, इसने हरियाणा में सांग की शुरुआत की थी। और कृष्ण लाल भट्ट के अगर आपसे सांग पूछे जाए कौन कौन से हैं, जैसे हीर रांझा,
हीर रांझा या फिर लैला मजनू, लैला मजनू, ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध सांग हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो प्रथम सफल सांग है वो कौन सा है? देखो यहाँ पे तो सांग की शुरुआत हुई है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सफल सांग कौन सा था हरियाणा में, तो लीला सेठानी पहला सफल सांग था। और ये लिखा किसने था या फिर किसका सांग था? तो पंडित नेतराम का सांग था। कौन सा? लीला सेठानी, जो हरियाणा में सबसे पहले सफल हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में या फिर हरियाणा के अलावा सांग कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध है? देखो हरियाणा में तो प्रसिद्ध है ही सांग, हरियाणा के अलावा कहाँ पर? यूपी में है, राजस्थान में है। ये तीनों जो राज्य है एक दूसरे के पड़ोसी है और यहाँ पर सांग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लोगों द्वारा सांग को बहुत यहाँ पे जो है वो पसंद किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, जैसे अगर मैं सांग के बारे में बताऊं, सांग क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सांग संगीत में नाटिका होती है। यानी कि नाटक की अगर हम बात करें, नाटक होता क्या है? किसी भी प्रसिद्ध कैरेक्टर को, किसी प्रसिद्ध चरित्र को किसके द्वारा? संगीत के द्वारा जब लोगों के सामने पेश किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे सांग बोलते हैं। ऐसे ही नाटक होता है। नाटक क्या होता है? किसी भी कैरेक्टर की जो नकल होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे नाटक बोला जाता है। तो यहाँ पे हुई संगीत में नाटिका होती है क्या? सांग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाट्य विद्या का सृजन किसने किया था? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि नाट्य विद्या का सृजन किसने किया था, तो ब्रह्मा जी ने किया था नाट्य विद्या का सृजन। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, ये बुक का नाम है, एक बुक है नाट्य शास्त्र। अगर इसके रचयिता की बात पूछी जाए, किसने लिखा था, तो भरत मुनि ने, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक बुक लिखी गई थी। किसके द्वारा? भरत मुनि द्वारा। और अगर पूछा जाए कि नाट्य विद्या का सृजन किसने किया था, तो ब्रह्मा जी ने। और अगर बुक के बारे में पूछा जाए नाट्य शास्त्र किसने लिखी थी, तो भरत मुनि ने लिखी थी। इसके अलावा जैसे भरत मुनि ने बुक लिखी, इसके अलावा जो सांग है इसकी जो विधा है बहुत पुरानी है। हरियाणा में इससे भी पुराना माना जाता है सांग। अगर हम पुराण की बात करें कि किस पुराण में दिया गया है सांग के बारे में, तो हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण में भी किसके बारे में दिया गया है? सांग के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, हरियाणा के पहले आधिकारिक सांगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के पहले आधिकारिक सांगी कौन थे या किन्हें माना जाता है? तो दीपचंद बहमन को हरियाणा के पहले आधिकारिक सांगी के रूप में स्वीकार किया गया। और अगर दीपचंद बहमन की बात करें, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? शेरी खांडा गांव में। क्योंकि जो है सांगियों के बारे में अक्सर जन्म स्थान पूछ लिया जाता है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? शेरी खांडा गांव, जो कहाँ पर पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। और अगर इनके गुरु का नाम, दीपचंद बहमन के गुरु का नाम पूछा जाए, तो छज्जू राम इनके गुरु का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूफी दर्शन की मीरा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सूफी दर्शन की मीरा किसे कहते हैं? तो पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद को क्या बोला जाता है? सूफी दर्शन की मीरा। वैसे पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हरियाणा में अगर सांग की बात करें, सांग को बहुत ज्यादा प्रसिद्ध किया गया किनके द्वारा? पंडित लक्ष्मीचंद के द्वारा। और अगर पंडित लक्ष्मीचंद के टाइटल्स की बात करें, इन्हें क्या क्या बोला जाता है? हरियाणा के कालिदास बोलते हैं इन्हें, हरियाणा के कालिदास बोलते हैं, हरियाणा के तानसेन बोलते हैं, या फिर सांग के तानसेन बोलते हैं इन्हें। सूर्य कवि बोला जाता है इन्हें, पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि बोला जाता है। तो इनके टाइटल कौन कौन से हैं? हरियाणा के कालिदास है, तानसेन है, या फिर इन्हें क्या बोला जाता है? सूर्य कवि बोला जाता है। उसके बाद अगर पंडित लक्ष्मीचंद के यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाए, क्योंकि हरियाणा में पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, और कहाँ पर? गांव अटेरना में बनने जा रही है, और जो कहाँ पर पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के शिरोमणि कवि। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे पूछा जाएगा हरियाणा के शिरोमणि कवि कौन थे, या फिर हरियाणा के शिष्य शिरोमणि किन्हें कहा जाता है, या फिर हरियाणा के क्रांतिकारी कवि कौन थे। तो हरियाणा के जो है वो शिरोमणि कवि की बात करें तो मांगेराम हरियाणा के शिरोमणि कवि। और अगर शिष्य शिरोमणि की बात बोली जाए, शिष्य शिरोमणि क्यों कहते हैं इन्हें?
क्योंकि जो मांगेराम थे इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या, पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य कौन रहे, मांगेराम। इनके दो प्रसिद्ध शिष्य रहे, एक तो मांगेराम और दूसरे हैं फौजी मेहर सिंह। इनके दो बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य रहे जिन्होंने सांग के विधा को लोगों तक और आगे पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन्हें जो है वो क्रांतिकारी कवि क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके विचार बहुत ही क्रांतिकारी थे और सांग के माध्यम से ये लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंधर्व सभा की स्थापना हरियाणा में किसने और कब की थी। 1962 में की गई थी गंधर्व सभा की स्थापना, और किसके द्वारा, मांगेराम द्वारा की गई थी। और अगर मांगेराम के हम फेमस जो है सांग की बात करें, वैसे तो बहुत से सांग हैं इनके, लेकिन जो कृष्ण जन्म और ध्रुव भगत इनके बहुत ही जो है वो फेमस सांग रहे हैं। और अगर क्वेश्चन आता है कि मांगेराम का जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था सिसाना गांव। सिसाना गांव कहाँ पर पड़ता है, सोनीपत में पड़ता है, क्योंकि सोनीपत की धरती जो है वो सांग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा सांगे कहाँ पे हुए हैं, हरियाणा में सोनीपत में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा के श्रृंगार रस या फिर करुणा रस के कवि कौन है। हरियाणा में श्रृंगार रस और करुणा रस के कवि कौन कहे जाते हैं, फौजी मेहर सिंह कहे जाते हैं। अब देखो इनके नाम के साथ फौजी लगा है क्योंकि ये फौजी होते हुए, अब देखो इन्होंने देश की सेवा भी की। देश की सेवा के साथ साथ इन्होंने किसमें, साहित्य के क्षेत्र में या सांग के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान रहा है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फौजी मेहर सिंह। उसके बाद है, अगर इनके जन्म की बात करें, क्योंकि जन्म अक्सर पूछा जाता है, बरौना गांव पड़ता है कहां पर, सोनीपत में पड़ता है। सोनीपत के बरौना गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 15 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर, बरौना गांव, सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि हरियाणा के किस सांगी को मिली है। देखो सबसे पहले तो याद रखो कि जो राय बहादुर की उपाधि है वो कौन देते थे, ब्रिटिश देते थे, यानी कि अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी। और हरियाणा के किस सांगी को मिली है, धनपत सिंह को मिली है किसकी उपाधि, राय बहादुर की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इनके जन्म के बारे में पूछा जाए, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। 1915 में इनका जन्म हुआ था और कहाँ पर, रोहतक के गांव निदाना में। गांव निदाना पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, रोहतक में। और जन्म कब हुआ था, 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सरस्वती पुत्र कौन है। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हरियाणा के सरस्वती पुत्र किन्हें कहते हैं, राजेंद्र खरकिया को हरियाणा के सरस्वती पुत्र कहा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकिशन व्यास का जन्म हरियाणा में किस स्थान पर हुआ था। रामकिशन व्यास जो है ये भी जो सांग के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, नारनौद जो कहाँ पर पड़ता है, हिसार में पड़ता है। और कब हुआ था जन्म, 1925 में इनका जन्म हुआ था। अरुणा आसिफ अली का संबंध हरियाणा में कहाँ से है। अरुणा आसिफ अली के बारे में सबसे पहले तो मैं बता दूं, इनका जो रियल नेम था अरुणा गांगुली। अरुणा गांगुली इनका रियल नेम था। इनके हस्बैंड का नाम था आसिफ अली, इसलिए इनका जो कंप्लीट नेम बनता है अरुणा आसिफ अली। इनका संबंध हरियाणा में कालका से, कालका यानी कि पंचकूला से इनका संबंध है। अरुणा आसिफ अली के बारे में अगर हम बात करें तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया मैदान में इन्होंने झंडा फहराया था। किसने, अरुणा आसिफ अली ने। और ये कांग्रेस की एक एक्टिव कार्यकर्ता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरुणा आसिफ अली के बारे में। 1958 में दिल्ली नगर निगम की पहली महिला महापौर बनी थी। कौन, अरुणा आसिफ अली दिल्ली की पहली महिला महापौर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा की पहली महिला सत्याग्रही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा की पहली महिला सत्याग्रही कौन, चांदबाई। चांदबाई हरियाणा की पहली महिला सत्याग्रही थी और इनका संबंध हरियाणा के सिरसा से था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि नेशनल अवार्ड जिसको मिला है वो पहली फिल्म कौन सी है, लाडो पहली फिल्म है। और ये कब आई थी, 2000 में आई थी। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लाडो फिल्म जो है इसके निर्माता कौन है, इसके निर्माता जो है कुमुद चौधरी है और इसके जो निर्देशक है वो कौन है,
अश्विनी चौधरी। अश्विनी चौधरी इसके निर्देशक है और इनकी ये पहली फिल्म थी, यानी कि डेब्यू फिल्म थी इनकी, और जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, बहुत प्रसिद्ध हुई थी। तो इसलिए जो अश्विनी चौधरी है इनको इंदिरा गांधी अवार्ड भी मिला था। इंदिरा गांधी अवार्ड भी मिला था किसे? अश्विनी चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोरवी भाषा का अन्य नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ चुका है। कोरवी भाषा का अन्य नाम क्या है? तो अम्बावली जो है कोरवी भाषा का अन्य नाम है। अब इसे अम्बावली नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि अम्बाला कमिश्नरी के ज़्यादा एरिया में बोली जाने के कारण इसे क्या बोलते हैं? अम्बावली भाषा भी बोलते हैं। किसे? कोरवी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज। श्रीमती सुषमा स्वराज के बारे में जितना कहा जाए, जितना बताया जाए कम है, क्योंकि मैं श्रीमती सुषमा स्वराज को पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ। एज ए फीमेल, एज ए पॉलिटिशियन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो जो श्रीमती सुषमा स्वराज है, अगर उनकी बात करें, ये भारत की पहली विदेश मंत्री रही हैं। इससे पहले भी भारत की विदेश मंत्री रही थी। कौन रही थी? श्रीमती इंदिरा गांधी रही थी, लेकिन वो कार्यवाहक थी। आपने याद रखना, श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो कार्यवाहक विदेश मंत्री थी, लेकिन जो पूर्ण रूप से विदेश मंत्री बनी थी वो कौन बनी थी? श्रीमती सुषमा स्वराज। और अगर श्रीमती सुषमा स्वराज के जन्म की बात पूछी जाए, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 फरवरी 1952 को। कहाँ पे हुआ था? अम्बाला कैंट में। अम्बाला कैंट में इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो श्रीमती सुषमा स्वराज थी ये दिल्ली की पहली महिला सीएम बनी थी। कौन? सुषमा स्वराज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली लेडी आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड किन्हें मिला हुआ है? श्रीमती सुषमा स्वराज को मिला हुआ है, और यही पहली लेडी हैं जिन्हें ये पहली बार मिला है ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार जो HSC है वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे अगर क्वेश्चन आता है, सुषमा स्वराज जो है वो इनकी जो एजुकेशन है वो किस कॉलेज से हुई है? तो SD कॉलेज। SD कॉलेज जो कहाँ पड़ता है? ये कैंट में पड़ता है, अम्बाला कैंट में जो पड़ता है। SD कॉलेज से इनकी एजुकेशन हुई। उसके बाद इन्होंने जो लॉ की डिग्री ली वो कहाँ से ली? वो चंडीगढ़ कॉलेज से इन्होंने लॉ की डिग्री ली। एंड सुषमा स्वराज जो है सबसे कम एज की कैबिनेट मंत्री बनने वाली हरियाणा की पहली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेल्फी विद डॉटर। सेल्फी विद डॉटर अभियान जो है हरियाणा के किस जिले से चला था? सेल्फी विद डॉटर जो है अभियान हरियाणा के बीबीपुर गांव से चला था, और ये बीबीपुर गांव कहाँ पर पड़ता है? जींद में पड़ता है। अगर क्वेश्चन आता है कि ये कब हुआ था स्टार्ट, तो 9 जून 2015 को स्टार्ट हुआ था सेल्फी विद डॉटर, और आज जो एट प्रेजेंट है ये 77 कंट्रीज तक पहुंच चुका है सेल्फी विद डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेल्फी विद डॉटर की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? एट प्रेजेंट जो है सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अन्वी अग्रवाल है। और इनका संबंध कहाँ से है? करनाल से है अन्वी अग्रवाल का संबंध। क्योंकि बच्चों अब तक जो है सेल्फी विद डॉटर की जो ब्रांड एम्बेसडर रही है वो बड़ी बड़ी हस्तियां रही हैं, या फिर कोई खिलाड़ी हैं वो रही हैं, जैसे गीता फोगाट है, साक्षी मलिक है, वो रही हैं। लेकिन जो पहली बार है अन्वी अग्रवाल, ये 10th की स्टूडेंट है, 10th क्लास की स्टूडेंट है, और इनका संबंध हरियाणा के करनाल से है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो 2020 का सेल्फी विद डॉटर है वो किसको समर्पित किया गया है? वो चौधरी छोटू राम को समर्पित किया गया है सेल्फी विद डॉटर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, चंदेली झील हरियाणा में कहाँ पर है? चंदेली झील जो है हरियाणा के नूह में है। नूह जिसको पहले मेवात बोलते थे। अगर क्वेश्चन आता है जब नूह बना था तो इसका क्या नाम था? सत्यमेवपुर इसका नाम था। एंड नेक्स्ट है, उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है, इसका नाम पहले सत्यमेवपुर था, उसके बाद इसका नाम मेवात रखा गया, और फिर बदल के इसका नाम नूह रखा गया। और जो मेवात या फिर नूह हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा जिला है? वो मेवात है। और हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ जिला भी कौन सा है? मेवात है। हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का जो सबसे पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है? मेवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
हरियाणा की प्रथम कहानी, हरियाणा की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हरियाणा की जो पहली कहानी है वो कौन सी है? लड़के की बहादुरी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है। लड़की की बहादुरी हरियाणा की पहली कहानी है। और अगर क्वेश्चन आए कि किसने लिखी है, माधव प्रसाद मिश्र ने ये कहानी लिखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर माधव प्रसाद मिश्र की बात पूछी जाएगी, ये कहाँ से हैं, तो ये हरियाणा के कुंगड़ गांव से है, जो कहाँ पर पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। और अगर क्वेश्चन आए कि लड़की की कहानी जो है उसके जो करैक्टर है वो किसके ऊपर है, यानी कि किसके ऊपर दर्शाई गई है ये कहानी, तो ये कहानी हरियाणा में महिलाओं की स्थिति पर दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला गांव जिसने घूंघट प्रथा का विरोध किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला गांव जिसने घूंघट प्रथा का विरोध किया, तो कौन सा गांव है? चौशाला गांव। और कहाँ पर पड़ता है? कैथल में पड़ता है चौशाला गांव। हरियाणा में जो ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं उन्हें घूंघट प्रथा से बाहर निकालने के लिए ये जो गांव है वो भारत के नक्शे पर एक तरह से उभर के आया है। तो इस गांव का नाम आपने अच्छे से याद रखना है। कौन सा गांव? चौशाला गांव। कहाँ पर पड़ता है? कैथल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की कृति। सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो सबसे फेमस कृति है वो कौन सी है? गीतांजलि है। गीतांजलि का पद्यानुवाद किस नाम से हुआ है? यानी कि जो गीतांजलि है वो कैसे है? वो काव्य रूप में लिखी गई है। काव्य यानी कि पोइट्री के रूप में है। तो उसका पद्यानुवाद किस नाम से हुआ है? उसका पद्यानुवाद हुआ है हरियाणवी गीतांजलि। हरियाणवी गीतांजलि से इसका पद्यानुवाद हुआ है। और किसने किया? प्रोफेसर हरि सिंह ने इसका पद्यानुवाद किया। अगर गीतांजलि की बात करें बच्चों, तो ये जो ओरिजिनल है ये किस भाषा में है? ये बांग्ला भाषा में है। कौन सी? जो गीतांजलि है वो किस लैंग्वेज में है? वो बांग्ला लैंग्वेज में लिखी हुई है। और 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि कृति के ऊपर कौन सा प्राइज मिला? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिला किस कृति के ऊपर? गीतांजलि के ऊपर। कब मिला था? 1913 में मिला था। और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो नॉन यूरोपियन यानी कि जो यूरोप से नहीं है, पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला था। किसमें? लिटरेचर यानी कि साहित्य में मिला था इनको नोबेल प्राइज। ये पहले व्यक्ति हैं भारत के भी। और अगर क्वेश्चन आता है नॉन यूरोपियन तो वो भी कौन से हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। और अगर महिला की बात करें, किस महिला को पहला नोबेल प्राइज मिला था इंडिया में? तो भारत की जो है एनी बेसेंट को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड कब बनी थी? 2017 में। 18 नवंबर 2017 में मानुषी छिल्लर हरियाणा में किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? तो मानुषी छिल्लर हरियाणा में शक्ति परियोजना पर काम कर रही है। अब ये शक्ति परियोजना क्या है? शक्ति परियोजना वो प्रोजेक्ट है बच्चों के, जैसे जो महिलाएं हैं उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में जागरूक करना। इसे क्या नाम दिया गया है? शक्ति परियोजना इसे नाम दिया गया है। उसके बाद मानुषी छिल्लर के बारे में 3-4 क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं कि मानुषी छिल्लर जो है हरियाणा में कहाँ से है? ये बामनोली गांव कहाँ पर पड़ता है? झज्जर में पड़ता है। झज्जर से है। और अगर इनके जन्म की बात पूछी जाए तो 14 मई 1997 को बामनोली गांव झज्जर में इनका जन्म हुआ था। और अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो ये MBBS स्टूडेंट्स हैं। कहाँ से? भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज कहाँ पे पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है। ये मेडिकल स्टूडेंट है। उसके बाद में ये कुचिपुड़ी डांसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ से कुचिपुड़ी के बारे में आपको बताऊँ तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांसर है? तो ये आंध्र प्रदेश का डांस है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे मानुषी छिल्लर है भारत की छठी महिला है जो क्या बनी है? जो मिस वर्ल्ड का जिन्होंने खिताब जीता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि पहली कौन थी? तो पहली रीता फारिया। पहली थी रीता फारिया। ये कब बनी थी? 1966 में बनी थी मिस वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भारत के 100 जिलों में, सबसे पहले तो आपने याद रखना कि भारत के कितने जिले? तो भारत के 100 जिले किसमें? जिसमें लिंगानुपात बहुत कम था, उसमें हरियाणा के कितने जिले हैं?
तो हरियाणा के टोटल कितने ज़िले हैं? 12 ज़िले हैं। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि 2011 के अकॉर्डिंग जब 2011 की जनगणना हुई थी तो जो हरियाणा का लिंगानुपात था वो कितना था? 879 आउट ऑफ 1000। तो हरियाणा के कितने ज़िले उसमें? 12 ज़िले। और अगर क्वेश्चन आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से शुरू हुआ था और कब शुरू हुआ था? 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2015। कहाँ से? पानीपत से। पानीपत से पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे शुरू किया था। और किस लिए? ताकि पूरे भारत में जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात में सुधार हो सके उसके लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है कहाँ के? हरियाणा की। वो कौन है? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ब्रांड एम्बेसडर है किसकी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व में एकमात्र पिता पुत्री जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पूरे विश्व में सिर्फ एक ही है पिता पुत्री जिन्होंने दोनों ने माउंट एवरेस्ट इकट्ठा फतेह किया था, और उनका नाम क्या है? अजीत बजाज और दिया बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कहाँ से हैं? ये हरियाणा के गुरुग्राम से हैं। जो पिता पुत्री दोनों कहाँ से हैं? गुरुग्राम से हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब फतेह किया था? 16 मई 2018 को शाम को 4 बजे ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। तो जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और कहाँ पर पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। और अगर क्वेश्चन आता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? इसे सागर माथा बोला जाता है, सागर माथा बोला जाता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में जो है सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन सी महिला चढ़ी थी? संतोष यादव। और संतोष यादव, और ये कहाँ से? ये रेवाड़ी से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का ट्री मैन, हरियाणा का ट्री मैन या फिर वृक्ष मित्र कौन है? तो हरियाणा का ट्री मैन या फिर वृक्ष मित्र कौन है? देवेंद्र भूरा है। और इनका संबंध हरियाणा के कहाँ से है? सोनीपत से है। अब इन्हें ट्री मैन या फिर वृक्ष मित्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो देवेंद्र सूरा है इन्होंने लोगों को फ्री में जो है वो पौधे बांटे, और पौधों के ऊपर ये इतना काम कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी एक नर्सरी बनाई जिसमें अलग अलग किस्म के इन्होंने पौधे लगाए। और इसके लिए जैसे पौधे कहीं दूर पहुंचाने होते हैं किसी दूर गांव में, जैसे इन्होंने 182 विलेजेस में 182 गांव में इन्होंने पौधारोपण किया है। और ये पौधे पहुंचाने के लिए किस व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं? इको फ्रेंडली व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे साइकिल हुआ या फिर बैलगाड़ी हुई, उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? हरियाणा के ट्री मैन या फिर वृक्ष मित्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की फर्स्ट इको फ्रेंडली चुनाव रैली, भारत की पहली जो है इको फ्रेंडली चुनाव रैली हरियाणा में कहाँ हुई थी? तो हरियाणा में कहाँ हुई थी? ये रोहतक में हुई थी। और इसे इको फ्रेंडली चुनाव रैली क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें ना तो पॉलीथीन का यूज़ हुआ, ना ही प्लास्टिक का यूज़ हुआ इस रैली में। और इसमें पानी पिलाने के लिए किसका प्रयोग किया गया? मिट्टी के घड़ों का प्रयोग किया गया। और इसमें जो झंडे या फिर फ्लैग का यूज़ किया गया वो कैसे थे? वो प्लास्टिक के ना होकर वो किसके बनाए गए थे? वो कपड़े के बनाए गए थे। और अगर क्वेश्चन आता है कि ये कब शुरू हुई थी या फिर ये कब रैली हुई थी, तो 8 सितंबर 2019 को ये रैली हुई थी। और इसे विजय संकल्प रैली कहा गया है। किसने? पीएम मोदी ने इसे विजय संकल्प रैली कहा है। और क्यों कहा है? क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले इसे किया गया था। कहाँ पर? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बच्चों 3-4 टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। कैसे कैसे? सबसे पहले तो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष, उसके बाद है प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे हरियाणा विधानसभा के, या फिर दूसरे अध्यक्ष कौन थे, या फिर जो सबसे कम अवधि तक हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे वो कौन थे? तो इन सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर होगा, राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के जो प्रथम पुरुष अध्यक्ष थे, क्योंकि हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन बनी थी? शन्नो देवी बनी थी। वो हरियाणा की ही नहीं पूरे देश की पहली महिला स्पीकर थी। और जो राव वीरेंद्र सिंह है वो दूसरे बने थे या फिर निर्वाचित, क्योंकि जब शन्नो देवी को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर बनाया गया था उस टाइम में इलेक्शन नहीं हुए थे। लेकिन जब राव वीरेंद्र सिंह बने तब इलेक्शन हुए थे और ये हरियाणा विधानसभा के स्पीकर बने थे। और सबसे कम टाइम तक रहे, और सबसे कम टाइम तक जैसे ये रहे थे 7 मार्च 1967 से 23 मार्च 1967 तक, यानी कि 16 दिन तक ये विधानसभा के स्पीकर रहे।
और सबसे कम जो टाइम पीरियड रहा है वो इन्हीं का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राव वीरेंद्र सिंह कहाँ से, ये हरियाणा के रेवाड़ी से। रेवाड़ी से राव तुलाराम के वंशज ये हैं कौन, राव वीरेंद्र सिंह। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे राव वीरेंद्र सिंह जब इन्होंने चुनाव लड़ा था, यानी कि हरियाणा में जो पहले आम चुनाव हुए थे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले चुनाव जब हुए थे हरियाणा में कब हुए थे, 1967 में हुए थे। तो जो राव वीरेंद्र सिंह है ये कहाँ से, इनका यानी कि विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, पटौदी था, पटौदी से ये जीत कर आए थे राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों राष्ट्रीय गोबर-धन योजना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गोबर-धन योजना हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई थी, तो हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई थी, करनाल से शुरू हुई थी। और कब हुई थी, 30 अप्रैल 2018 को इस योजना को शुरू किया गया था करनाल के NDRI से। और अगर क्वेश्चन आता है कि इस योजना को किसने शुरू किया था, CM मनोहर लाल खट्टर ने शुरू किया था। और साथ में जो पेयजल या स्वच्छता मंत्री, केंद्रीय पेयजल स्वच्छता मंत्री कौन, उमा भारती। उमा भारती भी इस टाइम पे मौजूद थी, कहाँ पर, करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय गोबर-धन योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है जैविक खाद या CNG गैस के क्लस्टर बनाकर ग्रामीणों की यानी कि किसानों की जो है आय में वृद्धि करना, इस योजना का मुख्य पर्पस है। किसका, राष्ट्रीय गोबर-धन योजना। कहाँ से शुरू हुई थी, करनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों योद्धेय गणराज्य, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आता है। योद्धेय गणराज्य की राजधानी कहाँ पर, नौरंगाबाद। और नौरंगाबाद कहाँ पर पड़ती है, भिवानी में पड़ता है। यानी कि जो भिवानी का एरिया था वो किस गणराज्य के अंडर आता है, तो वो योद्धेय गणराज्य के अंडर आता था। क्योंकि हरियाणा में जो मेन माने गए हैं वो 4 गणराज्य माने गए हैं और चारों में जो योद्धेय था ये सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। और ये किसका गणराज्य था, ये युधिष्ठिर के वंशज यानी कि योद्धेय का गणराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है योद्धेय गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं, सोनीपत से मिले हैं इसके सिक्के और रोहतक से मिले हैं। रोहतक में कहाँ से, खोखरा कोट, रोहतक के खोखरा कोट से इसके सिक्के मिले हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसकी मोहरें कहाँ से मिली हैं, यानी कि योद्धेय गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली है। योद्धेय गणराज्य की जो मोहर मिली है वो कहाँ से मिली, वो भी नौरंगाबाद से मिली है, नौरंगाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों हरियाणा में महिला पुलिस थाने कितने हैं। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि हरियाणा में जो है टोटल महिला पुलिस थाने कितने हैं, 34 है, 34 महिला पुलिस थाने हैं। और पहला महिला पुलिस थाना कब खुला था, 29 अगस्त 2015 को। किस अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर। कहाँ पर खुला था, पंचकुला में खुला था। और यहाँ पे बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा भारत का पहला राज्य है जहाँ पर प्रत्येक जिले में एक महिला पुलिस थाना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शाह कुली खां द्वारा निर्मित आराम कोसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नारनौल से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शाह कुली खां द्वारा निर्मित आराम कोसर कहाँ पर है, तो ये नारनौल में है। अगर नारनौल की बात करें बच्चों, नारनौल से जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे शाह कुली खां का अगर मकबरा पूछे तो वो भी कहाँ पे है, नारनौल में। इब्राहिम सूरी का मकबरा ये भी कहाँ पे है, नारनौल में है। या फिर बीरबल का छत्ता, बीरबल का छत्ता अगर पूछे कहाँ पे है, नारनौल में। या फिर बीरबल के छत्ते का दूसरा नाम क्या है, राय मुकुंद दास का छत्ता, राय मुकुंद दास का छत्ता। ये भी किसे बोला जाता है, बीरबल के छत्ते को बोला जाता है। एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि बीरबल का छत्ता कहाँ पे है, तो नारनौल में है। अगर क्वेश्चन आए कि बीरबल का महल कहाँ पे है, तो बूढ़िया जो कहाँ पर पड़ता है, जगाधरी में पड़ता है। और जगाधरी कहाँ में है, यमुनानगर में है। और अगर क्वेश्चन आए कि जैसे हरियाणा में जो है बावड़ियों का शहर किसे बोलते हैं, बावड़ियों का शहर भी किसे बोलते हैं, नारनौल को बोलते हैं। तो ये थे बच्चों आज हमारे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास के लिए लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास नई नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास आती रहे। थैंक यू।